What's up guys? I hope you are doing well. I am वीर. वेलकम टू स्टडी लवर. देखिए कितनी शानदार बात यहाँ पर बोली गई है। तुम पानी जैसे बनो जो अपना रास्ता खुद बनाता है, पत्थर जैसे न बनो जो दूसरे का रास्ता भी रोक लेता है। देखिए नॉर्मली आप लोगों ने एक कहावत सुनी होगी, एक बात आप लोग इसको बोल सकते हैं। ये बोला जाता है कि अगर किसी की अच्छी जिंदगी नहीं लिख सकते आप लोग एक पेंसिल बनकर, तो कम से कम रबर बनकर, एक इरेजर बनकर उसकी जिंदगी में से कुछ गम ही मिटा दो। कहने का मतलब ये, अगर आप लोग कम से कम किसी की हेल्प नहीं कर सकते तो उसके लिए रास्ते में रोड़ा भी मत अटकाओ। कम से कम इतना तो आप लोगों को लाइफ में अपने कुछ ऐसे एथिक्स बना ही लेने चाहिए। तो इसीलिए ये कब कर पाओगे? तब कर पाओगे जब दूसरे की लाइफ में ज्यादा फोकस न देके अपनी लाइफ में ज्यादा फोकस दोगे। कहने का मतलब यह है, दूसरा क्या कर रहा है, क्या करने जा रहा है, उसको छोड़ दीजिए, अपने ऊपर फोकस कीजिए। अगर आप लोगों को लगता है किसी की हेल्प कहीं पे कर सकते हैं थोड़ा बहुत, तो हेल्प कीजिए, वरना सामने वाले की लाइफ में रोड़े मत अटकाइए। और सामने वाले की लाइफ पर अगर ज्यादा फोकस करेंगे तो आप लोग अपने गोल पर भी फोकस नहीं कर पाएंगे और अपनी लाइफ में भी डिस्टर्ब रहेंगे। तो कोशिश क्या करनी है, जितना ज्यादा अपने ऊपर फोकस करेंगे उतना ही शानदार तरीके से अपनी लाइफ का आप लोग एंजॉय कर पाएंगे। काफी कुछ शानदार डिस्कस करने के लिए आज के द हिंदू न्यूज़पेपर में, पर आगे बढ़ने से पहले आप लोगों के लिए है यहाँ पर एक मैप बेस्ड क्वेश्चन। हमारा यहाँ पर अफ्रीका कॉन्टिनेंट चल रहा है और उसमें कंट्री है युगांडा। जाकर मैप पे नहीं हारेगा, कल फिर इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो देखते हैं कौन कौन से शानदार आर्टिकल आज हम लोग को डिस्कस करने हैं। जो फर्स्ट आर्टिकल है यहाँ पर यह है, तेलंगाना में भी इलेक्शन होकर आए। तो यहाँ पर जो नए चीफ मिनिस्टर बने वो बने के चंद्रशेखर राव। पर लेकिन आप लोगों को एक बात पता होगा, जब 4 राज्य में बोला गया इलेक्शन होने वाले हैं, तब उस टाइम पर तेलंगाना ओनली एक ऐसा राज्य था जहां पर उसने अपनी असेंबली को अपने आप ही टाइम से पहले भंग कर दिया। आखिर रीजन क्या था? रीजन इसका यह था कि वो ये नहीं चाह रहे थे कि जो इनके राज्य में जो इलेक्शन हो वो आगे चलकर जो जनरल इलेक्शन हो गए 2019 में उसके साथ में हो। क्योंकि अगर उसके साथ में इलेक्शन होते हैं तो कहीं ना कहीं ये बोला जा रहा है कि कांग्रेस के साथ में ज्यादा मुठभेड़ होती है और वहां पर कांग्रेस का ज्यादा दबदबा रहता, यानी कि एक अच्छा पत्ता इनके द्वारा खेला गया है। और इसी की वजह से इनका यहां पर तेलंगाना के अंदर इनका जो यहां पर है वोटर बेस भी बढ़ा और इनकी वोट भी बढ़ी। तो काफी अच्छे से इनकी यहां पर परफॉर्मेंस देखने को मिली। तो ये एक तरीके शानदार तरीके की यहां पर पॉलिटिक्स खेलकर निकल गए। तो उसी के बारे में यहां पर आर्टिकल है, ज्यादा कुछ नहीं है, इससे ज्यादा आप लोगों को इसकी जरूरत नहीं है। ये वाला यहां पर जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव के बारे में जिक्र किया जा रहा है, तो अच्छे से आर्टिकल डिस्कस करेंगे। आज का शानदार आर्टिकल आप लोग इसको बोल सकते हैं। यहां पर बात की जा रही है, देखिए जो पुलिस वाले होते हैं नॉर्मली उनके ऊपर हम लोग उंगली उठाते हैं कि पुलिस वाले ये क्या, पुलिस वाले ब्राइब ले रहे हैं, इसके अलावा पुलिस वाले ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं। पर लेकिन क्या फैसिलिटीज उनको दी जाती है वो क्या है, उसके बारे में जिक्र किया जा रहा है। आर्टिकल लिखा गया है यहाँ पर एक फॉर्मर आईएएस ऑफिसर के द्वारा, तो डिटेल में इस पर हम लोग नजर डालेंगे। ये आर्टिकल यहाँ पर है थेरेसा मे के बारे में, यानी कि आप लोगों को बताया ब्रेक्जिट के बारे में जिक्र किया जा रहा है। अभी इनकी नैया डूबने वाली थी, पर लेकिन यहाँ पर ये जीत गई वोट ऑफ कॉन्फिडेंस। तो उसी के बारे में यहाँ पर जिक्र किया जा रहा है। ज्यादा इंपॉर्टेंट आर्टिकल नहीं है, रिपीटेडली वही बातें डिस्कस की जा रही है, इनकी पॉलिटिक्स है, पर हल्का सा नजर डालेंगे हम लोग एक्चुअल में चल क्या रहा है, ताकि आप लोग समझ सकें कि ब्रेक्जिट है क्या, तो उसके ऊपर नजर डालेंगे। नेक्स्ट यहां पर बोला जा रहा है कि क्या डेथ पेनल्टी, यानी कि जो आज की डेट में हमारी कंट्री में फांसी की सजा या मृत्यु दंड दिया जाता है, क्या उसको अबोलिश कर देना चाहिए? क्या ये सही टाइम है? एक बोल रहे हैं हाँ, दूसरे बोल रहे हैं ना, तीसरे बोल रहे हैं कॉम्प्लिकेटेड है। हालांकि पहले भी हम लोग ऐसा आर्टिकल डिस्कस कर चुके हैं, हल्का सा नजर इसके बाद इसके ऊपर हम लोग फिर डालेंगे। गोवा के बारे में जिक्र किया जा रहा है यहाँ पर। गोवा हमारी कंट्री में अगर नॉर्मली आप लोग देखें, गोवा घूमने का नाम जब आता है तो एक अलग ही तरीके की फीलिंग आती है कि हाँ गोवा घूमने जा रहे हैं भाई साहब, कि हाँ भैया अच्छा खासा एंजॉय करके आएंगे वहां पर, तो इस तरीके से देखा जाता है। पर लेकिन क्या होता है नॉर्मली आज की डेट में अगर आप लोग देखेंगे, जो पहले गोवा हुआ करता था वो ट्रांसफॉर्म होता हुआ जा रहा है। क्यों? क्योंकि आज की डेट में अलग अलग कंट्री के कोने से लोग आकर यहाँ पर रह रहे हैं, कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, अलग अलग लोग आकर यहाँ पर अपना आशियाना जमा रहे हैं रहने का, तो ये तमाम चीजें यहाँ पर देखने को मिल रही है। तो गोवा की जो ओरिजिनलिटी थी वो कहीं ना कहीं खत्म होती जा रही है, और जिस तरीके से आज के डेट में यहाँ पर एक्टिविटीज हो रही है वो कंट्री के किसी दूसरे हिस्से से कोई ज्यादा डिफरेंट नहीं रह गया है। तो ये कुछ बातें यहां पर इसके बारे में आप लोग जान सकते हैं। ये फिर से इलेक्शन के मुद्दे यहां पर जिक्र किए जा रहे हैं, आप लोग इसको देखते हैं। यहां पर देखिए बात क्या बोली जा रही है, 2 राज्य के ऊपर फोकस दिया गया है, राजस्थान और मध्य प्रदेश। तो राजस्थान का अगर आप लोग पैटर्न देखेंगे, अगर लास्ट 5 असेंबली के इलेक्शन देखें, कांग्रेस थी, फिर बीजेपी आ गई, फिर कांग्रेस थी, फिर बीजेपी आ गई, फिर कांग्रेस आ गई यहाँ पर, तो देखने को ये मिलेगा ये पैटर्न यहाँ पर चला हुआ है लास्ट 5 साल से, अगर आप लोग यहाँ पर इसका देखेंगे। पर लेकिन अगर मध्य प्रदेश का देखेंगे वहां पर थोड़ा डिफरेंट है। यहाँ पर देखते हैं, अगर यहाँ पर इस टाइम यहाँ पर 2 साल कांग्रेस, फिर 3 साल बीजेपी, अब फिर कांग्रेस आ गई यहाँ पर। तो इस तरीके से पैटर्न आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं 2 राज्य का, जो कि बड़े बड़े राज्य थे अब। और यहाँ पर पूरे इलेक्शन का यहाँ पर ब्यूरो नहीं दे रहा है, कुछ स्पेशल सीट्स आप लोगों के सामने यहाँ पर उनके बारे में यहाँ पर बताया जा रहा है, ठीक है। तो ये पैटर्न देखने को मिलता है, मैक्सिमम ये सीट जिसके द्वारा जीत ली जाती है उसी के हाथ में नॉर्मली यहाँ पर राज्य भी आ जाता है। बिल्कुल ऐसे आप लोग बोल सकते हैं जिस तरीके से लोकसभा में जो उत्तर प्रदेश को जीत लेता है वही मेनली पार्टी नॉर्मली बना लेता है, क्योंकि इतनी सीट्स है लोकसभा में उत्तर प्रदेश की 80 के करीब आप लोगों को देखने को मिलती है यहाँ पर, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब ये कुछ पर्टिकुलर सीट्स है उस पर फोकस देकर ज्यादा चला जाता है, हर एक पार्टी उसको जीतने की सोचती है कि यहां से अगर निकले
निकलेगा तो फिर सब एरिया में यहाँ पर पैटर्न एक ही देखने को मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर डेटा एनालिसिस है, थोड़ा सा ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, हालांकि जितना था मैंने बता दिया। बाकी यहाँ पर कार्टून है आप लोगों के सामने, राहुल गांधी जी को देखिए कैसे दिखाया गया, और यहाँ पर ये कांग्रेस ने जीता है, यहाँ पर उंगली पकड़ के दिखाया जा रहा है इनको एक बच्चे की तरीके से, यानी कि अभी चलना सीख रहा है बंदा, अभी उठेगा आगे, तो देखते हैं कहां तक पहुंचता है। अभी स्टार्टिंग है, स्टार्टिंग में देखिए अगर कोई बंदा चाहता है ना कुछ करना तो उसको बहुत ज्यादा स्ट्रगल करना पड़ता है, वही काम इनके साथ में हो रहा है। इमेज इतनी ज्यादा डाउन कर दी गई है, इतनी ज्यादा डिग्रेड कर दी गई है कि उठने में भी टाइम लगेगा, तो देखते हैं कब तक ये अपनी इमेज को सही कर पाते हैं। और हालांकि काफी सुधरी है इमेज, जब से यहाँ पर इन्होंने प्रेसिडेंट की पोस्ट ली है यहाँ पर कांग्रेस की, तब से लेकर जो यहाँ पर अभी ये रिजल्ट आया है, तो इसमें देखने को मिलेगा आप लोगों को पैटर्न काफी सुधरा हुआ नजर आया है। तो आइए आज का फर्स्ट आर्टिकल देखते हैं। ये बात की जा रही है पुलिस के बारे में। अगर आप लोग पुलिस की इमेज बनाते हैं तो नॉर्मली आप लोग मूवीज देखते हैं, मूवीज में देख सकते हैं आईपीएस का रोल प्ले किया गया था वांटेड मूवी में, तो हमारे सामने एक इमेज आती है कि हाँ पुलिस ऐसी होगी, पर लेकिन रियलिटी में कुछ और ही होता है, देखने में सोचने में कुछ और होता है। ये जो मूवीज में दिखाया जाता है ये एक अलग तरीके का पैटर्न होता है, जब ग्राउंड लेवल पर हम लोग जाकर चेक करते हैं तो कुछ और ही अलग लेवल का पैटर्न नजर आता है। ये जो आर्टिकल लिखा गया है ये रश्मि शर्मा है, यहाँ पर फॉर्मर आईएएस ऑफिसर, इनके द्वारा लिखा गया है, यानी कि ये अच्छे से बता पाएंगे कि क्या एक्चुअल में होता है डिस्ट्रिक्ट के अंदर पुलिस के बारे में। अगर आईपीएस लिखते तो कहीं ना कहीं वो बोलते कि वो अपनी बातें बता रहे हैं कि हाँ वो एक तरीके से, अगर कोई आईपीएस ऑफिसर लिखता, हालांकि वो रियलिटी जानता है ज्यादा तरीके से, पर लेकिन ये बोलते कि वो अपने एरिया की फेवर कर रहा है, पर यहाँ पर आईएएस के द्वारा लिखा गया तो इसे इंपार्शियल आर्टिकल बोल सकते हैं। एक्चुअल ग्राउंड कंडीशन इनके द्वारा बताई जा रही है। फंड की बात कर लें, चाहे फिर कोई मोटिवेशन की बात कर लें, थाने के अंदर जो कंडीशन रहती है वो अप टू द मार्क नहीं रहती है, ताकि वो रूल ऑफ लॉ को इंप्लीमेंट कर सके। यानी कि जो लॉ है उसको इंप्लीमेंट करने के लिए उनके पास में ना तो साधन होते हैं, ना पर्सन होता है, ना फंड होता है, ना कोई मोटिवेशन होता है उस काम को करने का। और मोटिवेशन बहुत बड़ा रीजन होता है किसी काम को करने का। जब यहां पर मोटिवेशन ही नहीं है किसी चीज को करने का तो कैसे काम हो पाएगा। मोटिवेशन क्यों नहीं है वो आगे देखने को मिलेगा। अभी यहां पर बुलंदशहर में अभी गांव हत्या के नाम पर आप लोगों को देखने को मिला, यहां पर एक इंस्पेक्टर की हत्या की गई, यहां पर ठीक है सुबोध कुमार सिंह, उनकी हत्या की गई यहां पर भीड़ के द्वारा। तो वो कंडीशन देखने को मिली जो कि एक अनफॉर्चुनेट कंडीशन थी। जो यहां पर भीड़ को कंट्रोल करने वाले हैं, भीड़ को रोकने वाले हैं, उन्हीं की हत्या कर दी जा रही है। तो ये देखिए सही सिग्नल नहीं जाता है। लॉ एंड ऑर्डर की कंडीशन का मतलब यहां पर बिगड़ रही है। और लॉ एंड ऑर्डर की जब हम लोग बात करते हैं तो जो हमारे यहां पर 3 लिस्ट है, सेंट्रल लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट, तो इसमें स्टेट लिस्ट के अंडर में आते हैं यहां पर ये जो राज्य की हम लोग बात करते हैं। तो इस तरीके से आप लोग समझ सकते हैं लॉ एंड ऑर्डर यहां पर राज्य के अंदर में आता है। अगर राज्य की पुलिस यहां पर चीजों को सही नहीं कर पा रही है तो लॉ एंड ऑर्डर नहीं सुधर पाएगा। ये कंडीशन आप लोग हर एक लेवल पर देखते हैं जहां पर भी कोई प्रोटेस्ट देखने को मिलता है। भीड़ के द्वारा इकट्ठा होकर जो गवर्नमेंट यहां पर मेंटेन करने की कोशिश करी है उन सबको बर्बाद कर दिया जाता है। और ये तो नॉर्मल एरिया की बात है, अगर ट्राइबल एरिया में आप लोग जाएंगे तो वहां पर खतरनाक लेवल और भी ज्यादा देखने को मिल जाता है। देखिए नॉर्मली अगर आप लोग देखेंगे पुलिस की इमेज कैसी है, पुलिस की इमेज ये है कि नॉर्मली हम लोग क्या बोलते हैं कि यार ये खाने कचोड़ने वाले हैं, ये नहीं कि क्या होगा कि आप ब्राइब लेके जाएंगे, पर लेकिन उसके पीछे कंडीशन भी तो देखिए। क्या आप लोगों ने कभी एक ऐसे बिजनेसमैन जिसके पास में बहुत पैसा है, कभी किसी से ऐसे राह सड़क पे चलते हुए कोई पैसा मांगते हुए देखा है? आप लोगों ने ऐसी चीज देखने को मिलेगी। यानी कि जिसको अप टू द मार्क चीजें मिल रही हैं वो क्यों ये हरकतें करेगा। हालांकि कुछ आदत से परेशान होते हैं वो एक अलग बात है, पर लेकिन मैक्सिमम चीजें आप लोगों को ये देखने को मिलेगी उस डायरेक्शन में। बोला जा रहा है अगर कहीं पर 22 पोस्ट की वैकेंसी, अगर कहीं पर 22 पोस्ट है किसी थाने के अंदर में तो उसमें से 16 पोस्ट ही भरी हुई है, यानी कि 6 खाली हैं। यानी कि 22 आदमियों का जो काम है वो 16 आदमी कर रहे हैं। इसके अलावा जो हेड होता है वो इंचार्ज यहां पर सब इंस्पेक्टर नॉर्मली देखने को मिल रहा है। और इसी के तहत यहां पर अगर किसी पर्टिकुलर एरिया की बात की जाए तो 83 मान लीजिए यहां पर विलेज है और लगभग यहां पर 2600 स्क्वायर किलोमीटर में ये एरिया फैला हुआ है। तो क्या आप लोगों को लगता है कि 2600 स्क्वायर किलोमीटर एरिया में 83 गांव जिसके अंडर में आते हैं ओनली 16 आदमी उसको संभाल पाएंगे? तो ये तो बिल्कुल एक तरीके से गलत कंडीशन हो गई। यानी कि जिस तरीके से यहां पर एक रेशियो होना चाहिए जनता के बीच में और गांव के बीच में और यहां पर जो एडमिनिस्ट्रेशन में जो पुलिस ऑफिसर्स होते हैं उनके बीच में, वो बहुत ही गलत तरीके का है यहां पर। यानी कि अब टू द मार्क नहीं है अगर आप लोग इसको कंडीशन को ढंग से देखेंगे तो। जितनी ज्यादा रिक्वायरमेंट होनी चाहिए थी, जहां पर जो ऑलरेडी यहां पर जो इन्होंने क्वांटिटी रख रखी है कि इतनी मात्रा होनी चाहिए, इतने लोग यहां पर होने चाहिए, वो भी यहां पर फुलफिल नहीं की जा रही है। तो ये खस्ता हालत यहां पर देखने को मिलती है। और ऊपर से इन्वेस्टिगेशन इन्हीं को करनी है, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन इन्हीं को करना है। जो कोई वीआईपी उस एरिया में आ रहा है उनकी सिक्योरिटी भी इन्हीं को प्रोवाइड करानी है। यानी कि एक आदमी के ऊपर इतने सारे काम लाद दोगे वो किसी भी काम को ढंग से नहीं करेगा। कहने का मतलब ये, अगर प्रॉपर एक आदमी को एक काम दिया जाए तो उसको ढंग से करेगा ना, तो कैसे उसको ढंग से कर पाएगा? किसी भी तरीके से ढंग से करने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता है यहां पर। इसके अलावा अगर आप लोग देखेंगे, ये तो हो गई वैसी कंडीशन, अगर कोई ये सब हालात से लड़ भिड़कर कोई अच्छा काम करने की सोचता है तो उसको वहां टिकने नहीं दिया जाता है, 1 महीने में उठा के एक जगह से दूसरी जगह पर फेंक दिया जाता है। ये सबसे बुरी कंडीशन देखने को मिलती है। अगर आप लोगों को बोलोगे किसी एरिया में जाकर आप लोगों को एक रूम लेना है और जाकर वहां पर रहना है, कम से कम 1 महीना तो आप लोगों को यह समझने में लग जाएगा कि वहां पर
पार्क कहां पर है, वहां पर ये एक तरीके से कोई दुकान कहां पर है जिससे आप लोगों को सामान खरीद के लाना है, मदर डेयरी कहां पर है, वहां पर अगर दूध लेके आप लोगों को लेके आना है, तो ये कंडीशन आप लोगों को देखने को मिलेगी। यानी कि बाहर जाकर एक महीने में तो आदमी को समझने में, एक महीने से ज्यादा तो आदमी को समझने में लग जाता है कि वहां पर कंडीशन क्या क्या है। तो इस तरीके से एक महीना वहां पर आकर बैठा नहीं है, उसको उठा के दूसरी जगह पर फेंक दिया, तो ये बहुत ही बुरी कंडीशन यहां पर देखने को मिलती है। तो इसी की वजह से देखिए, इसी की वजह से प्रॉब्लम ये निकल के आती है कि नॉर्मली ये बोला जाता है कि अगर मोस्ट डिफिकल्ट टास्क है वो सबसे काबिल ऑफिसर को देनी चाहिए, पर काबिल ऑफिसर को कोई रुकना पसंद ही नहीं करता है, क्योंकि ऊपर से प्रेशर आते हैं फिर कि ये हो गया वो हो गया। बट कंडीशन क्या है, कंडीशन ये है कि सबसे ज्यादा पैसे की कमी है, उसके बाद में पर्सनल की कमी है, वहां पर लोग जो होते हैं वो वहां मिल ही नहीं पाते और कम से कम अपनी पॉकेट से पैसा खर्च करते हुए वो नजर आते हैं। कई बार उनको ऐसी भी कंडीशन पड़ जाती है, मुजरिम को एक जगह से दूसरी जगह पर लेके जाना है तो अपनी जेब से खर्च करके वो उसका किराया देकर ले जाते हैं। कौन ऐसा करना चाहेगा? तो इसका मतलब क्या होगा यार, अपनी सैलरी में से देने की बजाय आदमी फिर ये सोचेगा नहीं कहीं से 2-4 रुपए मार ले, कम से कम ये खर्चा तो निकलेगा। तो ये टेंडेंसी बनाई जाती है। दूसरा यहां पर वो बोला जा रहा है, एक साल में अगर आप लोग आर्मी की छुट्टी देखेंगे नॉर्मली लगभग 3 महीने के करीब आप लोगों को देखने को मिलती है, यानी कि अच्छी खासी छुट्टी मिलती है। एक साल में ओनली 16 छुट्टी मिलती है और वो भी सैंक्शन नहीं होती है कई बार, तो यानी कि वो भी दी नहीं जाती है। 24 आवर की ड्यूटी यहां पर देखने को मिलती है। नॉर्मली 24 आवर में से किसी भी टाइम आप लोग सो रहे हैं, कुछ भी काम कर रहे हैं, आप लोग कॉल कर दिया जाएगा, आ जाओ भैया ये काम हो यहाँ पर हो गया है, यहाँ पर ये एक्सीडेंट हो गया, यहाँ पर ये हत्या हो गई है, ये कंडीशन हो गई, ये कोई भी प्रॉब्लम होती है, किसको याद किया जाता है? पुलिस को याद किया जाता है। कई बार तो यहाँ पर ये देखने को मिलेगा अपनी फैमिली को भी बहुत ज्यादा नेग्लेक्ट किया जाता है। इवन एक कांस्टेबल से पूछा गया, हेड कांस्टेबल था, तो उसने ये बताया गया कि आज तक का अपने जो बच्चे के स्कूल में नहीं गया हूं पेरेंट मीटिंग अटेंड करने। ये कंडीशन आप लोग देख सकते हैं। यानी कि इतनी सारी चीज एक तरीके से जिंदगी जी नहीं रहे हैं, जिंदगी काट रहे हैं यहाँ पर किसी न किसी तरीके से कि हाँ जॉब चल रही है। तो ये कांस्टेबल की यहां पर एक कंडीशन रहती है। इसी के साथ में अगर रहने की कंडीशन आती है तो आप लोगों ने देखा होगा कहीं ना कहीं एक छोटा सा एक वो बना होता है, कोई कोठरी टाइप की, वहां पर 4-5 लोग बैठे हुए मिलते हैं, यानी कि टॉयलेट की फैसिलिटी भी नहीं होती है, टॉयलेट करने के लिए भी कहीं दूर जाना पड़ेगा ढूंढकर कहीं पे। ये कंडीशन यहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करा रखी है हम लोगों ने आज के पुलिस के लिए। और एक्सपेक्टेशन क्या रहती है कि हाँ उनको ये माना जाता है कि सब चीजों की प्रॉब्लम का सोल्यूशन ये निकाल देंगे। यार खुद की प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकालेंगे तभी तो दूसरों की का निकालेंगे। एक आईएएस या आईपीएस ऑफिसर को आप लोग देखिए, उसको इतनी सारी फैसिलिटीज दी जाती है। क्यों दी जाती है? वो इसलिए दी जाती है क्योंकि वो डे बाय डे की जो चीजें हैं उनसे दूर अपना माइंड रख सके, घर वाले अच्छे से एंजॉय कर सके और उसके माइंड में कभी भी घर वालों के बारे में कोई दिक्कत ही ना आए कि घर वाले मेरे कहीं झेल रहे होंगे। सारी फैसिलिटीज शानदार तरीके की दी जाती है। पर लेकिन यहाँ पर पुलिस के नीचे अगर नीचे आप लोग लेवल पर आएंगे पुलिस के लिए ऐसा कुछ नहीं रहता है, तो दोनों में डिफरेंस हो जाता है। यहाँ पर उसको तो सारी फैसिलिटीज दे रखी है ताकि वो अपनी ड्यूटी पर फोकस कर सके, पर लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है। इसलिए यहाँ पर ये इंसान जो है वो अपनी डे बाय डे की लाइफ में इतना फ्रस्ट्रेट रहते हैं, कहाँ आना है, क्या रहना है, कहाँ खाना है, कहाँ पीना है, कहाँ सोना है, इवन यह भी नहीं पता है कि कहां पर इनको जाकर टॉयलेट करना है, इसकी भी फैसिलिटी ढंग से नहीं है। तो कहां तक ये चीजों को सुधार पाएंगे? तो ये डिफिकल्ट कंडीशन देखने को सामने निकल कर आती है। इसके बाद में जो बची हुई कंडीशन क्या रहती है, अगर मान लीजिए ये सारी सिचुएशन झेलने के बाद भी कोई इंसान अगर चाहता है कि वो अपने आप को एक करप्शन से बचाकर रखे, अपने आप को एक अच्छा इंसान बनाकर रखे, तो इतना ज्यादा प्रेशर आता है तो वहां पर कंडीशन और ही बन जाती है। यानी कि यहां पर अभी एक इन्होंने पूछा, यहां पर एक फीमेल थी, वहां पर जो फीमेल ऑफिसर थी उसे पूछा गया कि आखिर आप करप्ट क्यों हो, तो उन्होंने बोला कि मैंने स्टार्टिंग में सोचा था कि मुझे करप्ट नहीं होना है, पर लेकिन यहां पर हर एक इंसान करप्ट है और ऊपर से अगर तुम करप्ट नहीं होते तो तुमको प्रेशर किया जाता है ब्राइब लेने के लिए, और अगर नहीं लेते तो परेशान किया जाता है। ऊपर से यहां पर जो लोकल लीडर है वो भी आपके ऊपर प्रेशर डालते हैं अगर आप लोग नहीं करते हैं, सीनियर ऑफिसर प्रेशर डालते हैं। यानी कि एक इंसान के ऊपर चारों तरफ से प्रेशर आता है अगर वो अच्छा बनने की कोशिश करता है। तो कहने का मतलब यह है कि हर एक तरीके से तुमको उस सिस्टम में ढालने की कोशिश की जाती है जिस सिस्टम में तुम घुसे हुए हो, उस सिस्टम का हिस्सा बनाने की कोशिश की जाती है, यानी कि तुम अलग निकल के नहीं रह सकते। इसलिए जो आप लोग बाहर से जो इमेज बनाकर जाते हैं अंदर जाकर कंडीशन कुछ और ही देखने को मिलती है। ये डरा नहीं रहा हूं आप लोगों को, ये आप लोगों के इरादे और मजबूत करने के लिए यहां पर बता रहा हूं। यानी कि अंदर जाओ तो मजबूत इरादा इतना रखो कि कुछ भी हो जाए खेम का जैसा बन के दिखाओ। यानी कि साल में भले ही 65 ट्रांसफर आप लोगों के हो जाए, पर लेकिन अपनी जो ड्यूटी है वो निभानी आप लोगों को, क्योंकि सैलरी आप लोगों की कोई छीन नहीं सकता है, वो आप लोगों को मिलती ही मिलती रहेगी। अब देखना यह है कि ये इतने गंदे सिस्टम में घुसकर कैसे आप लोग उसको अंदर से अच्छा बना सकते हैं। असलियत में लड़ाई इस चीज की है, ठीक है। तो ये आप लोगों के माइंड में क्लैरिटी होनी चाहिए कि जाकर आप लोग सिस्टम में रम जाते हो या फिर सिस्टम में कुछ चेंज लेकर आते हो। तो आप लोगों को देखने को मिलेगा कि आप लोग उनमें से अगर रम जाते हो तो फिर वही बन जाओगे जो वहां पर है, अगर वहां से कुछ ऐसा कर जाओगे कि जो किसी ने नहीं किया है
तो फिर देखिए वो ताकत की बात होगी, एक तरीके से समझ की बात होगी, पर लेकिन कुछ ऐसा निकल के आएगा जो आज तक नहीं हुआ है। तो इसके करने के लिए थोड़ा तो साहस चाहिएगा यार, ठीक है। तो देख सकते हैं यहाँ पर यही सारी बातें यहाँ पर बोली गई है। तो प्रॉब्लम जो है वो सिस्टम की है, यहाँ पर इंडिविजुअल की नहीं है। तो सिस्टम को चेंज करने की बात यहाँ पर की जा रही है। तो देखिए जो यहाँ पर एपैथेटिक कंडीशन, जो उदासीन कंडीशन बनी रहती है, वो जिस तरीके की प्रॉब्लम यहाँ पर निकल के आती है, इसकी स्क्रूटनी करनी चाहिए और कम से कम एक्शन लेना चाहिए कि कैसे इसका सोल्यूशन निकाला जा सकता है। तो ये तमाम बातें हैं आप लोगों के सामने। तो कभी भी अगर पुलिस वाला कोई ऐसी हरकतें करते हुए दिखे तो गलत मत सोचिएगा। और ऊपर से दूसरी बात यह है, देखिए अगर कोई ब्राइब लेने की कोशिश कर रहा है तो उसको ब्राइब दीजिए मत, ठीक है। कुछ भी आप लोग कीजिए पर ब्राइब दीजिए मत। तो कहीं ना कहीं कुछ हद तक हमारा भी इसमें हिस्सा है। कोई काम कराने के लिए जाते हैं, जरा सी देर में पैसे निकाल के पकड़ा देते हैं कि काम हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं हम भी उसका पार्ट बने हुए हैं, हमको भी सुधरना पड़ेगा अपने लेवल पे, तभी तो सामने वाला सुधरेगा। तो ये कंडीशन आप लोग यहाँ पर समझ सकते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल देखते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल यहाँ पर 3 चीजों पर फोकस देकर चल रहा है। ये 3 चीजों पर बहुत ही जरूरी है। सेपरेशन ऑफ पावर का नाम आप लोगों ने सुना होगा। मतलब क्या है? मतलब ये है कि हर एक आदमी की एक ड्यूटी और रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है, वो अपनी ड्यूटी रेस्पॉन्सिबिलिटी अच्छे से निभाए और दूसरे की काम में कोई भी दखलंदाजी न करे, टांग न अड़ाए। एक साइड में है एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव और जुडिशरी। लेजिस्लेटिव लॉ बनाती है, एग्जीक्यूटिव उसको इंप्लीमेंट करती है और जुडिशरी यहां पर लॉ एंड ऑर्डर देखती है और यहां पर जो लॉ बनाए जाते हैं उनका भी स्क्रूटिनाइज करती है कि ये लॉ सही बने हैं या नहीं बने हैं। यानी कि अगर ये जो लॉ बनाए गए हैं यहां पर इंप्लीमेंट करने की बात की जा रही है, ये संविधान के हिसाब से सही है या नहीं है। अगर संविधान के हिसाब से सही है तो इंप्लीमेंट करो और सही नहीं तो इनको यहीं पर रोक कर आगे बढ़ो, ठीक है। उदाहरण है नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन, एनजेएसी। ये जो लेके आए गए थे कि हाँ जो अपॉइंटमेंट करनी है जज की, इससे की जाएगी, पर लेकिन जुडिशरी ने बोला कि ये बेसिक स्ट्रक्चर का हनन कर रहा है, इसलिए हम लोग इसको अलाउ नहीं कर सकते, तो इसको साइड में हटा दिया। तो ये कॉन्सेप्ट काफी जरूरी है। अभी देख लेते हैं आर्टिकल के बारे में। आर्टिकल थोड़ा सा इंटरेस्टिंग आप लोग यहाँ पर देखने को मिलेगा। कई सारी बातें यहाँ पर बोली जा रही है। अभी यहाँ पर मेघालय के एक जज थे, महान है ये SR सेन, इनका नाम याद रखिएगा। देखिए क्या क्या बातें इनके द्वारा बोली गई है। SR सेन जी जो है, इनके द्वारा यहां पर यह काम किया गया। अभी एक कोई केस यहां पर निकल कर आया तो इन्होंने कई सारी अच्छी अच्छी बातें ये बोली। अगर कोई पर्सन लॉ एंड ऑर्डर को फॉलो नहीं करता है, संविधान को ढंग से नहीं मानता है, तो उसको सिटीजन होने का कोई अधिकार नहीं है। यानी कि सिटीजन कंसीडर उसको नहीं करना चाहिए। कहने का मतलब यह है, अगर मान लीजिए किसी को नहीं पता लॉ एंड ऑर्डर क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन की समझ नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में नहीं जानता है, लॉ एंड ऑर्डर फॉलो नहीं कर रहा है, उसको सिटीजनशिप से बर्खास्त कर देना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात इनके द्वारा ये बोली जा रही है कि देखिए जिस तरीके से हमारी कंट्री आजाद हुई, तो हमारे संविधान जो निर्माता थे वो थोड़े से हरी में थे, यानी कि वो जल्दी में थे, इसलिए उन्होंने इस तरीके से संविधान नहीं बनाया जिस तरीके से बनाया जाना चाहिए था, ठीक है। यानी कि हिंदू राष्ट्र को, हमारे राष्ट्र को कहीं ना कहीं हिंदू राष्ट्र डिक्लेयर कर देना चाहिए था। ये एक जज बोल रहा है, शर्म आनी चाहिए। हिंदू राष्ट्र डिक्लेयर कर देना चाहिए था, और ताकि यहां पर हमारी कंट्री भी एक तरीके से अच्छे लेवल पर चल सके। ये ऐसी बातें इनके द्वारा बोली गई। और जो आज की डेट में जो यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर या फिर आप लोग बोले जो आज की डेट में गवर्नमेंट कर रही है कि नॉन मुस्लिम कम्युनिटी जो पाकिस्तान और बांग्लादेश और अफगानिस्तान से हमारी कंट्री में आ रहे हैं, जो कि आज के में सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल की बात यहाँ पर की जा रही है, वो सही कर रहे हैं यहाँ पर। और ये इन्होंने ये क्या काम किया, ये सारा डिसीजन देने के बाद में क्या किया, इसको बोला कि जो भी डिसीजन यहाँ पर ये दिया गया है, इसको जो यहाँ पर जो सोलिसिटर जनरल थे, असिस्टेंट सोलिसिटर जनरल, उनको बोला कि मेरा ये जो डिसीजन है ये जाकर आप लोग प्राइम मिनिस्टर को दिखाओ और होम मिनिस्टर को दिखाओ। समझ रहे हैं आप लोग क्या काम चल रहा है यहाँ पर। यानी कि मैंने ये इतना शानदार डिसीजन दिया है और ये बात आप लोग प्राइम मिनिस्टर तक और होम मिनिस्टर तक पहुंचाओ कि हाँ देखो मैं देश के बारे में क्या सोच रहा हूं। मतलब डूब के मर जाओ कहीं जाके, अगर जगह मिले तो चुल्लू भर पानी में। ये ऐसी हरकतें आप लोग यहाँ पर देखने को मिल रही है। ये काम एक जज के द्वारा किया जा रहा है। तो अगर कोई जज ऐसा कर रहा है तो देखिए अलार्मिंग ट्रेंड है, यानी कि ऐसा किसी भी जुडिशरी या किसी भी जुडिशियल ऑफिसर के ये शोभा नहीं देता है। और अगर कोई ऐसा कर रहा है तो इसको रोकना चाहिए। और पहले भी ऐसा हो चुका है, ऐसी हरकतें, ये फर्स्ट टाइम नहीं हो रहा है कि ऐसी बातें किसी जज के द्वारा बोली गई है। हालांकि हम लोगों को पता है जुडिशरी इंडिपेंडेंट है, जुडिशरी इंडिपेंडेंट है, कोई भी गवर्नमेंट उसमें इंटरफेयर नहीं कर सकती है। पर लेकिन इंडिपेंडेंट उसको बनाया किस लिए जाता है, ताकि वो अपने जो डिसीजन है वो अच्छे से दे सके, कोई भी उसके अंदर इंटरफेयर न करे और वो ढंग से जनता की जो उम्मीदें हैं उस पर खरा उतर सके। फिक्स सैलरी दी जा रही है, फिक्स टेन्यूर दिया जा रहा है। इसके अलावा जो इनका अपॉइंटमेंट प्रोसीजर है उसमें कोई इंटरफेयर नहीं करता है। तो यानी कि जो जुडिशरी है वो इंडिपेंडेंट बनाने का सीधा सीधा मतलब ये था कि कोई उसमें इंटरफेयर न करे और वो अपना काम ढंग से दे सके, वो अपना जो जुडिशरी का जो काम है उसको ढंग से कर सके। क्योंकि देखिए बहुत उम्मीदें टिकी होती है जो वहां पर जाता है केस लड़ने के लिए, पता नहीं कैसे कैसे। आप लोगों ने सनी देओल की मूवीज भी देखी होगी, उसमें जो एक डायलॉग है, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख। यानी कि जो जनता है किस तरीके से केस लड़ती है वो उन्हीं को पता है। जिसका केस फंस जाता है, पूरी उनकी जिंदगी बच जाती है उस केस को सोल्व करवाने पर, लेकिन वो सोल्यूशन नहीं निकल के आ पाता है। तो देखिए इसीलिए यहां पर है पॉलिटिशियन कोई भी उल्टी सीधी हरकतें करेंगे, क्यों? क्योंकि वो जनता को अकाउंटेबल है। 5 साल के बाद फिर से जनता के बीच में जाना है उनको, जनता से जाकर उनको वोट लेनी है, इसलिए वो कुछ भी उल्टी सीधी बातें बोलेंगे, कुछ भी उल्टी सीधी हरकतें करेंगे, चलता है। पर लेकिन
जुडिशरी जो है वो अकाउंटेबल संविधान को है, वो अकाउंटेबल अपने आप को है, उसके अलावा उनको कोई नहीं पूछ रहा है यहां पर कि किसको वो अकाउंटेबल है। तो कम से कम कुछ तो अपने अंदर एथिक की चीजें लेके आओ, कुछ तो अपने अंदर शर्म रखो कि इस तरीके की बातें न बोली जाए, क्योंकि जुडिशरी जो है एक सही तरीके से अगर ढंग से लेकर चला जाए तो कहीं ना कहीं अगर कोई गलत कर रहा है उसको सुधारने का काम करती है, पर लेकिन अगर गलत करने वाला ही सुधारने वाले अगर गलत काम करने लगे तो कैसा होगा। तो ये सही बातें नहीं है। एक मैं आप लोगों को ट्रेंड यहां पर समझाना चाहता हूं। देखिए एक बात आप लोगों को यहां पर समझ में आनी चाहिए, जब जुडिशरी ताकतवर होगी उस टाइम पर गवर्नमेंट कहीं ना कहीं आप लोग कमजोर होती हुई नजर आएगी, और जब गवर्नमेंट ताकतवर होगी वहां पर आप लोग को जुडिशरी कमजोर होती हुई नजर आएगी। यानी कि दोनों के बीच में कहीं ना कहीं कई बार इंटरफेयर देखने को मिलता है। जब जब यहां पर गवर्नमेंट ऐसी आती है जो बार बार टूटती बिगड़ती रहती है, यहां मेजोरिटी में गवर्नमेंट नहीं रहती है, उस टाइम पर जुडिशरी क्या करती है, कई सारे एग्जीक्यूटिव डिसीजन लेती है। आप लोगों को देखने को मिला होगा पास्ट में भी जुडिशरी के द्वारा ऐसे ऐसे डिसीजन लिए गए कि लीकर को बैन कर दो यहां पर, या फिर दिवाली में ये आप लोग काम कर दो, यानी कि ये काम नहीं कर रहे हैं। यानी कि कई बार जुडिशरी एग्जीक्यूटिव के डिसीजन लेना स्टार्ट कर देती है जब यहां पर गवर्नमेंट ढंग से काम नहीं करती है, तो उस टाइम पर जुडिशरी ताकतवर हो जाती है। पर लेकिन जब गवर्नमेंट ताकतवर रहती है तो जुडिशरी की वो हालत होती है नॉर्मली जब इंदिरा गांधी जी के टाइम पर हुई थी 1975 से 77 तक, वहां पर जुडिशरी में कोई ताकत नहीं थी। पर लेकिन एक्चुअल में सही फंडा क्या है, सही फंडा यह है कि दोनों के बीच में एक तरीके से सेपरेशन ऑफ पावर होना चाहिए। यानी कि जुडिशरी को एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन नहीं करने चाहिए, जुडिशरी को जुडिशरी वाले फंक्शन करने चाहिए। यानी कि वेलफेयर स्कीम पर फोकस देकर चल रही है, ये किसके काम है, ये गवर्नमेंट के काम है, तो ये काम गवर्नमेंट को ही शोभा देते हैं, गवर्नमेंट को ही करने देना चाहिए। यहां पर एक सेपरेशन ऑफ पावर का कॉन्सेप्ट होना चाहिए, दोनों के बीच में इसको ढंग से इंप्लीमेंट करना चाहिए है तो, पर लेकिन इंप्लीमेंट नहीं हो रहा है। यानी कि कहने का मतलब यह है घुमा फिरा के जजमेंट जो है वो अपने फोकस पर फोकस, उनको अपने केस पर फोकस देना चाहिए, उनको एग्जीक्यूटिव कोर्ट नहीं बनना चाहिए, उनको जुडिशरी के अंदर ही रहना चाहिए। यानी कि सेपरेशन ऑफ पावर पर फोकस देकर चलना चाहिए, और सेपरेशन ऑफ पावर काफी अच्छा कॉन्सेप्ट है। अगर अपने अपने काम पर फोकस देकर चलेंगे तो सब काम अच्छे से चलेंगे। यानी कि अगर कोई गाड़ी आप लोगों को चलानी है तो गाड़ी के 4 पहिया होते हैं, चारों पहिया को यहां पर बराबर चलना पड़ेगा। ये नहीं कि एक पहिया तेज भाग रहा है और दूसरा कम चल रहा है तो काम चल जाएगा, ऐसे काम नहीं चलेगा। सारों को बराबर चलना पड़ेगा, तभी गाड़ी अगर आगे चलेगी, तभी हमारी डेमोक्रेसी जो है वो आगे बढ़ेगी। तो यह यहां पर टोटल मुद्दा जो कि आप लोगों के सामने है। अगला आर्टिकल देखते हैं। अगले आर्टिकल में यहां पर जिक्र किया जा रहा है ब्रेक्जिट के बारे में। ब्रेक्जिट का मतलब क्या है, ब्रेक्जिट है कि जो ब्रिटेन का यूरोपियन यूनियन से बाहर निकलना, उसको बोलते हैं ब्रेक्जिट। ठीक है, ये टर्म है यहां पर 2016 में यहां पर ब्रेक्जिट किया गया, इसके लिए रेफरेंडम किया गया। रेफरेंडम का मतलब ये होता है जनता से पूछा गया कि भैया बताओ कि आप लोग यहां पर यूरोपियन यूनियन के साथ में रहना चाहते हैं या फिर बाहर निकलना चाहते हैं। तो यहां पर 52% लोगों ने बोला कि बाहर निकलना है, 48 ने बोला साथ में रहना है। यानी कि ओनली थोड़ा सा डिफरेंस था यहां पर, अगर ये 2% यहां पर आ जाते तो 50-50 हो जाता। यानी कि अब भी 48% लोग ये थे जो कि ये चाह रहे थे कि यूरोपियन यूनियन से बाहर नहीं निकले। तो वही फंडा अब तक चला हुआ रहा है काफी लंबे समय से। तो यहां पर अभी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है थेरेसा मे को इस चीज को लेकर। अभी कई बार इनको यहां पर अपनी ही खुद के ही जो इनके जो मेंबर हैं इनकी गवर्नमेंट के, उनके द्वारा भी क्रिटिसाइज किया गया। देखिए फंडे क्या है, 2-3 बात आप लोग यहां पर समझने की कोशिश कीजिएगा। अगर आप लोग बात करते हैं यूके की, जिसको हम लोग बोलते हैं यूनाइटेड किंगडम, 4 पार्ट है यहां पर। यह यहां पर नॉर्दर्न आयरलैंड, स्कॉटलैंड, इंग्लैंड और वेल्स, ये 4 हैं। ग्रेट ब्रिटेन की बात करते हैं तो 3 है यहां पर, ये है स्कॉटलैंड, इंग्लैंड और वेल्स। पता नहीं कितनी बार आप लोगों को बताया जा चुका है, अब तो रट गया होगा। यहां पर अगर बात करें यूके की, तो यूके का अगर यहां पर अलग निकलता है यहां पर यूरोपियन यूनियन से, तो ये देखिए आयरलैंड के यहां पर, आयरलैंड यहां पर ये आज के में इनके बीच में बॉर्डर नहीं है कोई। क्यों? क्योंकि यूरोपियन यूनियन की सारी कंट्री जो है वो आपस में एक दूसरे की कंट्री में एंटर कर सकते हैं जाकर, कोई ज्यादा प्रॉब्लम, कोई ज्यादा बाउंड्री नहीं देखने को मिलती है। पर लेकिन अगर ये बाहर निकलता है तो आयरलैंड 2 पार्ट में डिवाइड हो रखे हैं, वो ढंग से डिवाइड हो जाएगा, यहां से लोग एक दूसरे में नहीं आ जा पाएंगे। एक तो कंसर्न ये निकल के आ रहा है। दूसरा कंसर्न क्या है, स्कॉटलैंड में रेफरेंडम हुआ था, रेफरेंडम पे टाइम पर यह बोला गया था कि हम लोग यूके के साथ में या फिर आप लोग बोल सकते हैं ग्रेट ब्रिटेन के साथ में तब तक रहेंगे जब तक ये यूरोपियन यूनियन का पार्ट है। अगर ये यूरोपियन यूनियन से बाहर निकलते हैं तो हम भी यहां से बाहर निकलेंगे। दूसरी बात ये, तीसरी बात ये निकल के आती है कि बाहर निकलने के बाद में सब कुछ अलग करना पड़ेगा। बैंक इनका अलग है, करेंसी इनकी अलग है, डिफेंस के रिलेशन इनके अलग है, सब कुछ इनका आज के में यूरोपियन यूनियन के हिसाब से है। सब कुछ इनको फंडा अलग करना पड़ेगा अगर ये बाहर निकलते हैं तो इसी की वजह से कई बार जो यहां पर 48% थे, ये कई बार 50 और 50 से ज्यादा भी हो जाते हैं। यानी कि 4% ऐसे हैं जो कि वेले आदमी है, कभी इधर पहुंच जाते हैं तो कभी उधर पहुंच जाते हैं, उनको पता ही नहीं है कि करना क्या है। तो ये इसी तरीके से यहां पर कंडीशन झेलनी पड़ रही है। तो देखने को ये मिलेगा कि जो यहां पर ब्रेक्जिट चल रहा है, जो बीरबल की खिचड़ी है, कब तक बन पाती है, ये आने वाले टाइम में हम लोगों को देखने को मिलेगा। तो अच्छा आर्टिकल था, थोड़ा सा आइडिया आप लोगों को होना चाहिए। चलिए आगे चलते हैं। आगे बात की जा रही है डेथ पेनल्टी, यानी कि मृत्यु दंड। ठीक है ना, तो मार्क हम यहां पर मृत्यु दंड की बात की जा रही है। क्या डेथ पेनल्टी को अबोलिश कर देना चाहिए? आप लोग भी अपना व्यू जरूर दीजिएगा, इसको आप लोग क्वेश्चन की तरीके से ले सकते हैं। डेथ पेनल्टी को रिमूव कर देने के बारे में हम लोगों ने एक आर्टिकल पहले भी सुना था। एक लोग बोलते हैं इनको कि हाँ रिमूव कर देना चाहिए।
आखिर क्यों बोला जा रहा है कि रिमूव कर देना चाहिए? देखिए दो बातें यहां पर दो इंपॉर्टेंट है, वो ये है डेथ पेनल्टी लाने के लिए बेसिक पर्पज ये है कि डिटरेंस क्रिएट करना, यानी कि जनता के मन में डर रहे कि ये हरकतें मत कीजिए वरना मृत्यु दंड दे दिया जाएगा, पहली बात। पर लेकिन इसकी वजह से जो यहां पर कह रहे हैं कि इसको बंद कर देना चाहिए, वो ये कहते हैं कि अबोलिश इसलिए कर देना चाहिए क्योंकि डर जिस चीज के लिए लाया गया था वो डर जनता के माइंड में बैठ ही नहीं रहा है, यानी कि जनता डर नहीं रही आज के दिन में इससे डेथ पेनल्टी से, और इसका कोई इंपैक्ट नहीं पड़ रहा है। जो क्रिमिनल एक्टिविटीज है वो इसी तरीके से बढ़ती नजर आ रही है, पहली बात। दूसरी बात यहां पर यह है डेथ पेनल्टी आप लोगों को जिसको देखने को मिलेगी वो हमेशा गरीब तबका है सोसाइटी का, जिसको यहां पर मृत्यु दंड दिया जाता है। कोई भी आप लोगों को ऐसा नहीं देखने को मिलेगा कभी कोई अमीर आदमी किसी पॉलिटिशियन को देखा है फांसी पे चढ़ाया गया आज तक हमारे हिंदुस्तान में? आज तक नहीं देखा होगा आप लोगों ने। हमेशा जो पॉलिटिशियन रहेगा या फिर कोई अच्छा खासा इंसान रहेगा, बिजनेसमैन रहेगा, वो कभी भी यहां पर फांसी तक तो पहुंच ही नहीं पाएगा। यानी कि कहने का मतलब ये है टारगेट किसको किया जाता है? मैक्सिमम पुअर तबका जो सोसाइटी का, गरीब तबका जो सोसाइटी का है, उसको ये सारी कंडीशन झेलनी पड़ती है, उसको ये प्रॉब्लम झेलनी पड़ती है। इसलिए यहां पर बार बार बोला जाता है कि डेथ पेनल्टी नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा दूसरी साइड में यहां पर एक बात और बोली जाती है, वो भी काफी इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोग वेस्टर्न वर्ल्ड की बात करेंगे, यूरोपियन यूनियन या फिर जो यहां पर वेस्टर्न कंट्री है यानी कि अमेरिका वगैरह में जो कंट्री है यहाँ पर कॉन्टिनेंट में, वो देखने को मिलेगा मैक्सिमम लोग डेथ पेनल्टी को अबोलिश कर चुके हैं आज के दिन में। यानी कि ये माना जाता है कि जो सिविलाइज्ड वर्ल्ड है, जो एक तरीके से समझदार लोग हैं, वो डेथ पेनल्टी को ऑलरेडी हटा चुके हैं। अनसिविलाइज्ड वर्ल्ड या फिर आप लोग बोलिए जो अप टू द मार्क सिविलाइज्ड नहीं है, वो आज के दिन में डेथ पेनल्टी को लेकर घूम रहे हैं। तो ये भी बात कई बार बोली जाती है कि आप लोग किसी को मृत्युदंड देने का कोई हक नहीं है जब आप लोग जान नहीं दे सकते। यानी कि इंसानों को अगर आप लोग किसी को यहां पर अगर कोई मर जाता है उसकी जान आप लोग उसमें नहीं डाल सकते, तो आप लोगों को जान लेने का भी कोई हक नहीं है। ये सारी बातें देखकर यहां पर, और जो कि उसका मिसयूज ज्यादा किया जाता है यूज के कंपेयर में, इसलिए बोला जाता है कि डेथ पेनल्टी को अबोलिश कर देना चाहिए। ये है यहां पर एक व्यू। दूसरा व्यू जानते हैं। दूसरे व्यू में यहां पर यह बोला जा रहा है, तो सबसे पहली बात तो इनके द्वारा ये बोली जा रही है कि डेथ पेनल्टी को यहां पर हटाना नहीं चाहिए, क्योंकि इससे डिसाइड नहीं किया जाता है कि सिविलाइज्ड वर्ल्ड है या कि अनसिविलाइज्ड वर्ल्ड है। क्योंकि ये जो बात बोली जा रही है ये आप लोग किसी पर्टिकुलर इंडिविजुअल की बात की जा रही है, क्योंकि यहां पर ये नहीं है कि डेथ पेनल्टी बहुत फ्रीक्वेंट दी जा रही है। डेथ पेनल्टी यहां पर किसी पर्टिकुलर ओकेजन पर दी जाती है, अगर कोई यहां पर कुछ ऐसी हरकतें कर देता है जो कि बिल्कुल ही आउट ऑफ द वे जाकर कोई हरकत की जाती है, जैसे कि 2012 का निर्भया केस आप लोग देख सकते हैं, पहली बात। दूसरी बात, हमारी कंट्री में जो लॉ कमीशन की रिपोर्ट आई है निकलकर, हर एक रिपोर्ट में जब भी बात बोली गई है, एक में भी ये नहीं बोला गया कि कंप्लीटली डेथ पेनल्टी को अबोलिश कर देना चाहिए। कहने का मतलब ये कि कम से कम इतना तो रहना ही चाहिए कि कम से कम अगर कोई ऐसी हरकतें कर देता है जो कि बियॉन्ड द वे हो जाती है ह्यूमन के, तो कम से कम उस इंसान को तो सोसाइटी में रहने का कोई हक ही नहीं है। यानी कि हम लोग तो एक तरीके से सिविलाइज सोसाइटी बनाने की कोशिश कर रहे हैं, उसमें से जो जानवर इंसान है उनको खत्म करके। तो ऐसा कैसे बोला जा सकता है कि हम लोग ऐसा कुछ काम कर रहे हैं कि यहां पर अनसिविलाइज सोसाइटी है? यानी कि ऐसी सोसाइटी बनाने की कोशिश कर रहे हैं जहां पर जानवर न रहे, यानी कि जानवरों को हटाने का काम कर रहे हैं यहां पर जो डेथ पेनल्टी रख रखी है। तो ऐसा आप लोग कैसे बोल सकते हैं कि ये सिविलाइज सोसाइटी नहीं है? और अगर आप लोग संविधान उठा के देखेंगे, वहां पर भी कोई ऐसा पर्टिकुलर चीजें नहीं लिखी गई कि डेथ पेनल्टी नहीं होना चाहिए, कुछ ऐसी चीजें यहां पर नहीं होनी चाहिए। तो ये भी आप लोग यहां पर देख सकते हैं। तो ये बिल्कुल गलत बात है इस तरीके से आरोप लगाना, क्योंकि हमारे यहां पर रेयर एंड रेयरेस्ट केस के बारे में बोला जा रहा है कि डेथ पेनल्टी यहां पर होनी चाहिए, और कम से कम इतना तो जरूरी भी है, देखते हुए आज के दिन में जैसे जैसे क्रिमिनल एक्टिविटीज बाहर निकलकर आ रही हैं। तीसरे जो यहां पर पर्सन एन के द्वारा बोला जा रहा है कि देखिए कॉम्प्लिकेटेड है ऐसा कहना, क्योंकि अगर यूएन के हिसाब से माने तो यूएन ने यह बोला था कि लगभग 59 कंट्री ऐसी है जिनमें आज के दिन में डेथ पेनल्टी है, और बाकी सब कंट्री ने हटा दी है, और उनमें से इंडिया भी एक है। यानी कि हमारी कंट्री में भी आज के दिन में डेथ पेनल्टी है। और यूएन का अगर कॉन्सेप्ट आप लोग देखेंगे तो वो इस बात पर फोकस देकर चलता है कि जिस तरीके से बात बोली गई थी कि अगर आंख के बदले आप लोग आंख मांगेंगे तो इसका मतलब सारा संसार अंधा हो जाएगा। यानी कि अगर कोई उल्टी हरकतें करता है उसको वही सजा दी जाएगी, तो इसका मतलब फिर क्या होगा? फिर कोई नहीं बचेगा। तो इस तरीके से आप लोग ऐसा काम नहीं कर सकते। सोल्यूशन कुछ ऑल्टरनेटिव होना चाहिए। इस तरीके से डेथ पेनल्टी वाला कोई सोल्यूशन नहीं होता है। और कुछ कंट्री जैसे चाइना हो गया, पाकिस्तान हो गया, सऊदी अरेबिया हो गया, ईरान हो गया, यूएसए के कुछ स्टेट्स हो गए, आज के दिन में वहां पर भी डेथ पेनल्टी आप लोगों को देखने को मिलती है। अगर हमारी कंट्री में देखें तो सुप्रीम कोर्ट में कई बार ऐसे केसेस पहुंचे हैं कि डेथ पेनल्टी को हटाना चाहिए या नहीं हटाना चाहिए। तो बच्चन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब 1980 का जो केस था, उसमें यह बोला गया कि डेथ पेनल्टी ओनली रेयर एंड रेयरेस्ट केस में होनी चाहिए। यानी कि वो केस जो कि यहां पर बहुत ज्यादा इंपैक्ट डाले सोसाइटी पर और लोगों के माइंड को झंझोर कर रख दे, उस वाले केस में आप लोगों को डेथ पेनल्टी देनी चाहिए। जो कि रेयर फिनोमिनन हो, उससे पहले कोई सोसाइटी में ऐसा फिनोमिनन न हुआ हो, उसमें आप लोगों को डेथ पेनल्टी देनी चाहिए। डेथ पेनल्टी बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंट नहीं होनी चाहिए। और बाकी अगर लॉ कमीशन की अगर रिसेंटली अभी रिपोर्ट देखेंगे तो उसने भी ये बोला कि जो नॉर्मल केसेस हैं उनमें से डेथ पेनल्टी को हटा दो, अब रेयर एंड रेयरेस्ट केस में ही उसको रखो। अब यहां पर ये बोला जा रहा है कि इसका आंसर यहां पर सुप्रीम कोर्ट देंगे कि किस तरीके से इसको लेकर चलना है, कि एब्सेंस है यहां पर पॉलिटिकल विल, जो यहां पर सफिशिएंट चीजें हैं ओवरराइड करने के लिए यहां पर राइट टू लाइफ, या फिर देखने को ये मिलेगा ये सुप्रीम कोर्ट के ऊपर छोड़ दे रहे हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट एक्चुअल में यहां पर इसके बारे में सही डिसीजन दे सकता है, क्योंकि वो एनालाइज करेगा सारी सिचुएशन को, उसके बाद में यहां पर सही डिसीजन निकल के आता है कि क्या ऐसा कुछ करना चाहिए, और उसके बाद में हम लोगों को आगे
आगे बढ़ना चाहिए। तो ये है कंप्लीट आप लोगों के सामने तीनों व्यूज। अपना आंसर लिखने की कोशिश जरूर कीजिएगा यहाँ पर इससे रिलेटेड, ठीक है। और कई बार ऐसे भी आता है इसके बारे में, तो आप लोगों को पता होना चाहिए। मध्य प्रदेश के नए चीफ मिनिस्टर बनने जा रहे हैं कमलनाथ जी। तो देखते हैं अभी राजस्थान में और छत्तीसगढ़ में कौन निकल कर आता है। राजस्थान में आप लोग किसको चाहते हैं? दो काफी फेमस चेहरे यहाँ पर निकल कर आ रहे हैं। एक तो पुराने हैं यहाँ पर हैं, जो कि आप लोगों को पता है, गहलोत जी, अशोक गहलोत, और दूसरे यहाँ पर सचिन पायलट। तो आप लोग किसको चाहते हैं यहाँ पर चीफ मिनिस्टर बने राजस्थान में? ये राजस्थान की जनता से जवाब मांग रहा हूं मैं, यानी कि दूसरे नहीं। अगर आप लोग भी देना चाहते हैं व्यूज दे सकते हैं, क्योंकि दोनों ही काफी अच्छी पर्सनैलिटी है अगर देखा जाए तो आप लोग किसको चाहते हैं यहाँ पर चीफ मिनिस्टर देखना राजस्थान के अंदर। बाकी श्रीलंका में यहां पर सेलिब्रेशन चल रहा है, जो कि रणिल विक्रमसिंघे के सपोर्टर हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा यह बोला गया है कि डिसोल्यूशन जो असेंबली बोली गई थी यहां पर मैत्रीपाला सिरिसेना के द्वारा, जो कि आज के में प्रेसिडेंट है, वो यहां पर अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। तो उन्होंने यहां पर बोला कि ये गलत डिसीजन है, ऐसा आप लोग नहीं कर सकते। तो कहीं ना कहीं हाथ पैर बंद गए यहां पर आप लोग देखते हैं, जो कि यहां पर आज के में कौन है यहां पर जो प्रेसिडेंट है। आगे यहां पर ये काफी इंपॉर्टेंट आप लोग बोल सकते हैं, जिस तरीके से यूपीएससी में आप लोगों को देखने को मिलेगा एक पैटर्न, वहां पर डॉक्टर, इंजीनियर, ये सारी जो लॉयर आप लोगों को देखने को मिलेंगे मैक्सिमम, खासकर डॉक्टर इंजीनियर बहुत ज्यादा देखने को मिलते हैं, जो कि आईएएस बनते हैं। अब यहां पर पैटर्न दूसरी साइड में चला गया है। आज के में तेलंगाना में ये पैटर्न देखने को मिला है, डॉक्टर, इंजीनियर और लॉयर जो पोस्ट ग्रेजुएट है उनके द्वारा असेंबली डोमिनेटेड है, यानी कि पढ़े लिखे लोग आज के में असेंबली में आ रहे हैं, और ये एक अच्छा ट्रेंड आप लोग यहां पर बोल सकते हैं, ठीक है। यानी कहने का मतलब ये, अगर पढ़े लिखे समझदार लोग यहां पर जाकर बैठेंगे तो ज्यादा अच्छे से मैच्योर डिसीजन यहां पर ले पाएंगे असेंबली के अंदर। देखिए हर एक चीज पर आज की डेट में अगर चपरासी की भी नौकरी कोई लेने जाता है ना, तो वहां पर बोला जाता है कि क्वालिफिकेशन क्या है, पर लेकिन लॉ बनाने वाले जिसमें सबसे ज्यादा समझ की जरूरत है, वहां पर कोई क्वालिफिकेशन नहीं है। सबसे बड़ा दुर्भाग्य तो मुझे ये लगता है, जिसको सुधरना चाहिए, और कम से कम अगर नॉर्मली पॉलिटिकल पार्टी नहीं सुधार रही है तो कम से कम हम लोगों को सुधारना चाहिए। उसी इंसान को वोट दीजिए जो ज्यादा पढ़ा लिखा हो, जो ज्यादा समझदार हो। ऐसा नहीं कि जो अंगूठा छाप हो, यहाँ पर उल्टी सीधी हरकतें ज्यादा करो, क्रिमिनल केस जिसके सर पर दुनिया भर के हो। तो आप लोग भी इस पर थोड़ा सा तो यहाँ पर नजर डाल सकते हैं। आगे यहाँ पर बात की जा रही है तेलंगाना राष्ट्रीय समिति, जो यहां पर कौन है आज के में, ये है के चंद्रशेखर राव। तो नए चीफ मिनिस्टर बने तेलंगाना के, हालांकि पहले भी यही थे। इन्हीं के द्वारा यहां पर ये एक अच्छा डिसीजन लिया गया था असेंबली को डिसोल्व कर देना पहले ही, ठीक है ना, तो याद रखेगा। बाकी यहां पर जो गवर्नर है यहाँ पर ये है ESL नरसिम्हा, ठीक है। तो नरसिम्हा ये है, तो यहाँ पर अभी नए चीफ मिनिस्टर ये आगे यहाँ पर चुनकर। बाकी एक इन्फॉर्मेटिव यहाँ पर बात है, देखिए अगर कोई भी किसान इस तरीके से अपने खेतों में कोई भी दवाई का छिड़काव करता है, तो कम से कम एक उसके ऊपर, उसकी बॉडी पे कम से कम एक प्रॉपर तरीके का एक मतलब ढका हुआ पोर्शन होना चाहिए। कम से कम जो चेहरे पर है कुछ ना कुछ यहाँ पर एक नकाब टाइप का होना चाहिए, जिससे कि सांस के थ्रू यहाँ पर ये जो दवाई है ये अंदर न जा सके। बॉडी के किसी भी पार्ट में नहीं लगना चाहिए। फुल कपड़े कम से कम होने चाहिए, पैरों में भी जूते वगैरह होने चाहिए, क्योंकि जिसमें यहाँ पर एरिया में मान लीजिए यहाँ पर दवाई डाल दी, अभी आगे चल के इसी को क्रॉस करके जाएगा, तो पैरों पर लगेगी ये चीजें, स्किन पर भी इंपैक्ट डालेगी। तो नॉर्मली ये चीजें देखने को मिलती है, इसकी वजह से कई बार किसानों की डेथ भी होती है। तो आप लोग अगर आसपास में आप लोगों के घर में भी अगर इस तरीके से एक्टिविटी होती हुई दिखती है, तो आप लोग इन चीजों का ध्यान रखा कीजिए। यानी कहने का मतलब ये, कुछ ना कुछ प्रोटेक्शन तो कम से कम अपने लेवल पर की जा सकती है, वो कर लेनी चाहिए, वरना बहुत लोगों की जान जाती है इसकी वजह से भी, ठीक है। तो ये आप लोग जरूर याद रखिएगा। बाकी यहाँ पर बात की जा रही है चिल्का लेक, जो कि आप लोगों को उड़ीसा में देखने को मिलती है। हर साल यहाँ से बाहर से जो पक्षी आते हैं, माइग्रेटरी जो बढ़ जाती हैं, वो कई बार यहाँ पर प्रॉब्लम देखने को मिलती है, क्योंकि एवियन इन्फ्लुएंजा की वजह से भी यहाँ पर कई सारी प्रॉब्लम यहाँ पर निकल कर आती है। इसके पास में यहाँ पर ये है यहाँ पर नाला बना बर्ड सेंचुरी, तो इसका नाम भी आप लोग याद रख सकते हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आप लोगों से पूछा भी जा सकता है। यहाँ पर याद रखेगा, महात्मा गांधी जी की यहाँ पर स्टेचू कहां पर, ये घाना में स्टेचू यहाँ पर हटा दी गई है, और इनको ये बोला गया कि ये रेसिस्ट थे, यानी कि ब्लैक जो कम्युनिटी है उनके लिए इन्होंने कुछ नहीं किया। ये मैक्सिमम उस चीज को देखकर चला। ये जो स्टेचू थी अनवील की गई थी, ये यहाँ पर जो हमारे फॉर्मर प्रेसिडेंट थे यहाँ पर प्रणब मुखर्जी जी के द्वारा ये स्टेचू अनवील की गई थी यहाँ पर यूनिवर्सिटी ऑफ घाना के अंदर, ठीक है। तो ये कहां पर है, ये घाना में है, तो इसके बारे में आप लोग याद रखिएगा। तो ये क्वेश्चन इस तरीके जरूर पूछे जा सकते हैं नॉर्मली, कहां से अभी स्टैचू हटाई गई है, अनवील किसके द्वारा की गई थी, ऐसे क्वेश्चन आप लोग बन जाते हैं। इसके अलावा यहाँ पर कुछ पोर्शन हो रहा है, बीजेपी यहाँ पर वैसे तो हारी है, पर लेकिन आसाम में जो लोकल इलेक्शन है वहां पर अच्छे से जीत कर आई है, ये बात आप लोगों को देखने को मिलेगी। इसके अलावा ये काफी एक गलत बात आप लोग बोल सकते हैं, कांग्रेस के कैंडिडेट थे यहाँ पर, जो कि यहाँ पर कोचिंग में कई बार संलिप्त पाए जाए हैं। राइनोज की जो होता है, जो एक सिंह होता है उसको काट लेने में, वो यहाँ पर 2 बार अरेस्ट किया गया, और वो बंदा पंचायत के इलेक्शन जीत कर आया। तो ये कम से कम चीजें रुकनी चाहिए। इंडिया और रशिया ने मिलकर बोला है कि डिफेंस प्रोडक्शन साथ में मिलकर करेंगे, और जो प्राइवेट कंपनीज है उनको भी पार्टिसिपेट किया जाएगा। यहाँ पर साथ के लिए यहाँ पर जो अभी बात की जा रही है उसके बारे में बात ये निकल कर आई है, पाक ऑक्युपाइड एरिया की साइड से भी यहां पर लोगों को इसके अंदर पार्टिसिपेट करने के लिए बुलाया गया है। तो इंडिया ने प्रोटेस्ट किया है, क्योंकि पाक ऑक्युपाइड एरिया वो हमारा एरिया है, यहां पर इस तरीके से ऐसे कैंडिडेट को अलाउ नहीं किया जा सकता। तो ये गलत बात है। तो वैसे ही ये ढंग से काम नहीं कर रहा है, पाकिस्तान ऊपर से ऐसी हरकतें करता रहता है, जो कि ये गलत है। इंडिया और चाइना के द्वारा बोला गया कि प्रमोट करेंगे टी को ग्लोबली, तो ये भी एक अच्छी बात आप लोग यहां पर बोल सकते हैं।
बाकी यहाँ पर थोड़ा सा डेटा आप लोगों के सामने, राजस्थान में, इसके अलावा तेलंगाना और मिजोरम में कुछ यहाँ पर लोगों के बारे में बताया गया जो यहाँ पर चुनकर आए कितने अमीर हैं वो। यहाँ पर बोला जा रहा है जो एवरेज एमएलए अमीर है यहाँ पर लगभग कितने, यहाँ पर 7 करोड़ आप लोगों को उनके पास से पैसे देखने को मिलेंगे। तेलंगाना में 15 करोड़ एमएलए जो यहां पर चुनकर आ रहे हैं, एवरेज निकल कर आ रहे हैं 15 करोड़ उनकी इनकम है। इसके अलावा जो यहां पर मिजोरम में बात की जा रही है, ये देख रहे हैं यहां पर 5 के लगभग आप लोग देखते हैं 5 करोड़, यानी कि जो सैलरी के हिसाब से देखे तो कुछ भी नहीं बैठेगा, पर लेकिन उनके पास में इतनी मनी आती कहां से है, तो ये सब जेब भरी जाती है। बाकी ये ज्यादा इंपॉर्टेंट डाटा नहीं है, वही सर यहाँ पर अलग अलग से दिखा रखी है चीजें अलग अलग एरिया में करके, ठीक है। तो देख सकते हैं आप लोग जो चुनकर आते हैं यहाँ पर वो किस तरीके से अपना घर भर के बाद में बैठ जाते हैं। बात की जा रही है यहाँ पर जिम्बाब्वे के बारे में, क्वेश्चन आप लोगों से पूछा था तो आप लोगों के सामने यहाँ पर, तो यहाँ पर ये हो गया जाम्बिया, ये हो गया नामीबिया, इसके बाद बोत्सवाना हो गया यहाँ पर, ठीक है। ये हो गया लेक करीबा, ये याद रखिएगा किस किस के बीच में, जिम्बाब्वे और जाम्बिया। इसके अलावा यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगा साउथ अफ्रीका, और ये हो गया मोजाम्बिक, इंडियन ओशन यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। इसके अलावा अगर आप लोग यहाँ पर इसकी करेंसी की बात करें तो देखिए करेंसी की खस्ता हालत है, यहाँ पर कई सारी करेंसी यूज की जाती है, यहाँ पर यूनाइटेड स्टेट का डॉलर, पाउंड और भी कई सारी करेंसी यहाँ पर यूज की जाती है, क्योंकि इसकी करेंसी अप टू द मार्क आज के डेट में नहीं है। हरारे यहाँ पर आज के डेट में कैपिटल देखने को मिलेगी, ये हो गई कैपिटल। और अगर आप लोग इंडिया के कंपेयर में देखना चाहते हैं कहां पर है, तो ये देखिए यहाँ पर, ये हो गया हमारा प्यारा भारत बीचों बीच, यहाँ से आप लोग जाएंगे तो जिम्बाब्वे आप लोगों को देखने को मिलेगा यहाँ पर, ये देखते हैं यहाँ पर, ठीक है। ये हो गया जिम्बाब्वे बीचों बीच आप लोग यहाँ पर देखते हैं, ये हो गया पर्टिकुलर कंट्री, ठीक है। तो इसके बारे में बात किया जा रहा था। बाकी एक क्वेश्चन है जो आप लोगों से लास्ट वीडियो में पूछे गए थे, ये किताब के बारे में पूछा था मैंने, जो कि यहाँ पर लिखी गई थी द सरकारी मुसलमान, ठीक है, किसके द्वारा लिखी गई थी, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, ये लिखी गई थी जमीर उद्दीन शाह के द्वारा, जो कि लेफ्टिनेंट जनरल और इसके अलावा डिप्टी चीफ आर्मी भी रहकर रहे, जो कि 2008 में रिटायर हुए थे। इसके अलावा यहाँ पर जो क्रिश्चियन मिसल है वो निकाल के लेकर आई थी इंडिया, कहां से, यूनाइटेड अरब एमिरेट से। इसके अलावा नेक्स्ट जो यहाँ पर है, गवर्नमेंट ने बोला था कौन कौन सी कम्युनिटी को, हिंदू, सिख, बुद्धिस्ट, जैन, पारसीज और क्रिश्चियन, 3 कंट्री अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान से निकाल, ये यहाँ पर जो भी माइनॉरिटी कम्युनिटी है वो हमारी कंट्री में आ सकती है, ये बोला गया था। 12 से 7 साल कर दिया गया यहाँ पर घटाकर, अगर नेचुरलाइजेशन की बात की जाती है सिटीजनशिप देने के लिए, तो ये भी बात थी। अब देखते हैं यहाँ पर कुछ आप लोगों के सामने यहाँ पर आज के क्वेश्चन, जिसका आंसर आप लोगों को देना है। इंडिया ने कौन सी कंट्री के साथ मिलकर बोला है ज्वाइंट डिफेंस प्रोटेक्शन वो बढ़ाएंगे और प्राइवेट को भी यहाँ पर पार्टिसिपेट किया जाएगा। पहला क्वेश्चन, महात्मा गांधी जी की जो स्टैचू को कौन सी कंट्री से हटाया गया है, कौन सी कंट्री की यूनिवर्सिटी से हटाया गया है, जो कि अफ्रीका कॉन्टिनेंट में पड़ती है। तीसरा, इंडिया ने कौन सी कंट्री के साथ में मिलकर बोला है कि यहां पर प्रमोट किया जाएगा ग्लोबली टी को, ये देखने की बात मिलेगी। कमलनाथ को कौन से राज्य का चीफ मिनिस्टर घोषित करने की बात की गई है लंबी मीटिंग के बाद में। बहुत सारी माइग्रेटरी बर्ड आप लोगों को देखने को मिलती है चिल्का लेक में, आखिर चिल्का लेक सिचुएटेड कहां पर है। तो ये था टोटल आज का डिस्कशन। आई होप कि आप लोगों को लेक्चर पसंद आएगा, अगर पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, नहीं पाया तो डिसलाइक कीजिएगा। डिसलाइक क्यों किया कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और चीजों को शेयर करना मत भूलिएगा। जहां पर भी आप लोग कनेक्टेड है, फेसबुक पर भी आप लोग इसको शेयर जरूर कीजिएगा। आसपास सफाई रखिए, पानी और पेड़ पौधों का सेव कीजिए, पॉलिथीन और प्लास्टिक वगैरह बिल्कुल यूज नहीं करना है। आज के लिए इतना ही, मिलता हूं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।